नमस्कार। बदलते रिश्ते नाम से ही पता चलता है कि बात फैमिली डायनामिक्स की होने वाली है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बेहद मार्मिक और गहरी कहानी पर चर्चा करेंगे। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं के उतार चढ़ाव और उस मौन की ताकत का एक बेहतरीन अध्ययन है, जो अक्सर घरों की चारदीवारी के भीतर अनसुना रह जाता है। इस पूरी चर्चा के दौरान हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार में रिश्ते टूटते हैं और फिर कैसे एक छोटे से त्याग से वापस जुड़ जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बातचीत या बहस है, लेकिन क्या कभी कभी खामोशी और बिना जताए किए गए बलिदान उन कड़वाहटों को मिटा सकते हैं जो परिवारों की जड़ों में गहराई तक समा चुकी होती हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस कहानी के मुख्य किरदारों से मिलते हैं। तो शुरुआत होती है एक काफी तनावपूर्ण माहौल से। कहानी के केंद्र में है हमारी नई नवेली दुल्हन नैना। नैना जब मायके से विदा होकर ससुराल आती है तो अपने माता पिता से वादा करके आती है कि चाहे जो हो जाए वो इस नए घर को प्यार से संवारेगी। अब देखिए, आमतौर पर ऐसी कहानियों में क्या होता है, वही पुरानी क्रूर सास और बेचारी बहू की तकरार। लेकिन यहां सच्चाई एकदम पलट जाती है। नैना की सास यानी बबीता जी पूरी तरह से सपोर्टिव और समझदार हैं। असली चुनौती सास नहीं, बल्कि घर की बेटी यानी नैना की ननद रंजू है। रंजू का बर्ताव शुरू से ही काफी तीखा और विरोधी है, और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। और ये दुश्मनी कितनी छोटी बातों पर निकलती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक दिन घर में सिर्फ एक बिना प्रेस किए हुए सूट को लेकर भारी बवंडर खड़ा हो गया। रंजू ने नैना को अपना सूट प्रेस करने बोला था, लेकिन नैना रात भर अपने बीमार पति की देखभाल करने की वजह से इतनी थक गई थी कि उसे नींद आ गई। कारण एकदम वाजिब था, फिर भी रंजू ने थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टे उसने नैना को संस्कारी बहू का दिखावा करने वाली कहकर बुरी तरह जलील किया। यहां साफ दिखता है कि रंजू के मन में अपनी भाभी के लिए कोई जगह नहीं है। यहीं से कहानी अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ती है, जिसे हम एक गुप्त बलिदान कह सकते हैं। होता यह है कि रंजू की शादी में बस 1 महीना बचा है। घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए ना, लेकिन तभी एक अचानक और बहुत बड़ा संकट आ गिरता है। नैना के ससुर जी यानी गिरिजा प्रसाद बैंक से अपनी रिटायरमेंट के पैसे निकालकर ला रहे थे रंजू की शादी और गहनों के लिए। तभी रास्ते में कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, उन्हें बुरी तरह घायल करके पैसों से भरा बैग छीन लेते हैं। सोचिए, एक पिता के लिए कितना खौफनाक पल होगा। सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, बल्कि बेटी की शादी टूटने का सबसे बड़ा डर। अब इस क्राइसिस के समय नैना क्या करती है? वो बिना एक पल गवाए रंजू की शादी के लिए अपने खुद के सारे गहने ससुर जी को सौंप देती है, और तो और अपने मायके से भी मदद मांगने को तैयार हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो अपने सास ससुर को कसम देती है कि रंजू को इस बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। नैना जानती थी कि रंजू बहुत जिद्दी है और वो अपनी भाभी के गहने कभी स्वीकार नहीं करेगी। नैना का यह खामोश बलिदान ही था जिसने उस दिन परिवार की इज्जत बचा ली। इस महान बलिदान के बाद कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, जहां बात आती है बहू के बचाव की। नैना के गहनों से रंजू की शादी तो एकदम धूमधाम से संपन्न हो गई। अब करीब 1 साल बीत चुका है। रंजू के बच्चे के नामकरण की पार्टी चल रही है, और उस पार्टी में रंजू की सास सबके सामने नैना पर ताना मारती हैं कि भाई, इतने खुशी के मौके पर भी तुमने कोई गहना क्या नहीं पहना। वो यहां तक कह देती हैं कि शायद नैना रंजू के इस बच्चे से खुशी नहीं है। जरा सोचिए उस पल को। कोई भी आम इंसान होता तो चीख चीख कर सच बता देता कि मेरे पास गहने इसलिए नहीं हैं क्योंकि मैंने वो सारे तुम्हारी बहू को दे दिए थे। लेकिन नैना ऐसा कुछ नहीं करती, वो बस चुपचाप खड़ी रहती है। ये जो बर्ताव है ना, यही हमारी संस्कृति में सहनशीलता का असली मतलब है। उसने उस कड़वे और अपमानजनक ताने का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी इस खामोशी में कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गजब की ताकत थी। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि उसकी सास बबीता जी तुरंत आगे आईं और मजबूती से नैना का बचाव किया। उन्होंने सबके सामने साफ कह दिया कि उनकी बहू बहुत सादगी पसंद और गुणवान है। सच कहूं तो अपनी सास का यह अटूट विश्वास नैना के लिए किसी भी सोने के गहने से कहीं ज्यादा कीमती था। सब कुछ सामान्य लगने लगता है, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। कहानी पहुंचती है एक बेहद गंभीर आरोप तक। सर्दियों के दिन थे। घर के आंगन में आग जल रही थी। रंजू का छोटा सा बच्चा खेलते खेलते अचानक आग के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। बस उसमें हाथ डालने ही वाला होता है। नैना ये देखती है और अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर बच्चे को बचा लेती है। इस पूरी कोशिश में नैना का अपना हाथ बुरी तरह जल जाता है, और ठीक उसी वक्त
रंजू वहां पहुंचती है। अब यहां से जो होता है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। नैना की शुक्रगुजार होने के बजाय रंजू अपनी जलन और कड़वाहट में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपनी भाभी पर एक बहुत ही भयानक आरोप लगा दिया। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि चूंकि नैना की खुद की कोई संतान नहीं है, इसलिए वो ईर्ष्या के मारे मेरे बच्चे को आग में जलाकर मारना चाहती थी। मतलब ये एक ऐसा क्रूर आरोप था जो किसी भी अच्छे भले इंसान की रूह कंपा दे। किसी की जान बचाने का ये सिला। और यहां से शुरू होता है कहानी का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, सच्चाई और क्षमा। रंजू का यह घटिया आरोप उस बर्दाश्त की सीमा के बिल्कुल पार था। इस बेसिर पैर के लांछन ने आखिरकार उस दबे हुए राज को बाहर ला ही दिया। नैना के ससुर, जो हमेशा बहुत शांत रहते थे, अपनी ही बेटी की इस गिरी हुई सोच पर बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने रंजू को सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उसने नैना के खिलाफ एक लफ्ज भी और कहा तो वो हमेशा के लिए उससे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ देंगे। ये गुस्सा बिल्कुल लाजमी था और ये नैना के अच्छाई के प्रति उनके गहरे सम्मान को दिखा रहा था। और फिर ससुर जी ने वो सच बोला जिसने रंजू के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। उन्होंने उसे उस दिन की पूरी सच्चाई बता दी कि कैसे शादी के वक्त लुटेरों ने पैसे छीन लिए थे और कैसे उस दिन पार्टी में जो गहने पहनकर रंजू इतरा रही थी ना, वो असल में नैना के ही थे। ये वो सच्चाई का बम था जिसने रंजू के सारे अहंकार और गलतफहमियों की इमारत को एक ही झटके में जमींदोज कर दिया। जरा सोचिए रंजू पर क्या गुजरी होगी ये सुनकर। उसे फाइनली एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे समझ आ गया कि नैना की जिस खामोशी को वो उसकी कमजोरी समझकर मजाक उड़ाती थी, वो असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सालों तक नैना ने रंजू के कड़वे बोल सहे, लेकिन कभी पलट कर वार नहीं किया। इस सच के बोझ और अपराध बोध तले दबकर रंजू फूट फूट कर रोने लगती है और सालों के अपने इस भावनात्मक दुर्व्यवहार के लिए रोते हुए माफी मांगती है। और यहां हमें देखने को मिलता है इस कथा का सबसे खूबसूरत पल। इतने भयंकर ताने और आरोप सहने के बाद भी नैना के मन में रंजू के लिए रत्ती भर भी कड़वाहट नहीं थी। वो तुरंत उसे माफ कर देती है और गले लगाकर बस इतना कहती है, तू तो मेरी छोटी बहन है। उनका वो आंसुओं भरा गले लगना उसने सालों की उस गहरी नफरत को हमेशा हमेशा के लिए धो डाला। नैना की इस बिना शर्त वाली माफी ने उस टूटते हुए परिवार को फिर से एक कर दिया। तो अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में हैं और ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे ईर्ष्या और गुस्से को बड़ी बड़ी बहसों या तर्कों से नहीं, बल्कि असीम धैर्य और निस्वार्थ बलिदान से जीता गया। ये सोचने वाली बात है ना कि क्या हमें भी अपने रिश्तों में कभी कभी ऐसी ही खामोश सहनशीलता की जरूरत है? क्या सच में हमारी खामोशी हमारे तीखे शब्दों से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस कहानी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।